गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। बेटा आई होप आपको अब तक जो समझाया है वो समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अभी तक बेटा हम 3 लेक्चर्स कवर कर चुके हैं एंड आई एम रियली डिसअपॉइंटेड टू नो दैट यू आर नॉट डूइंग रेगुलरली योर वर्क। ओके, सो इस मामले में बेटा देखो, अगर कहीं पे भी कुछ लॉस हो रहा है दैट्स ऑल योर्स। ओके, सिर्फ और सिर्फ आपका हो रहा है, इसके अलावा और किसी का नहीं। हम अपना काम कर रहे हैं, पेरेंट्स अपना काम कर रहे हैं, स्कूल अपना काम कर रहा है। ठीक है ना, एंड जो अगर आप काम नहीं कर रहे हैं तो आपका ही नुकसान है। ठीक है, सो बी रेगुलर इन योर क्लास। सबसे पहली बात, डाउट क्लास में केवल 4 या 5 बच्चे ही आते हैं। ठीक है ना, आज तो 3 ही बच्चे थे। तो बेटा ये सब देख के वाकई में लगता है कि शायद हम जो बना रहे हैं वो भी बहुत ही गलत ही है कहीं, क्योंकि आप देख ही नहीं रहे हैं वीडियो को। ठीक है, तो अगर आगे से यही रेस्पॉन्स रहता है तो फिर स्कूल भी किस लिए इतनी जिम्मेदारी लेगा आपकी, है ना। आ रही बात समझ में? देखो, बी रेगुलर। अगर आपको डाउट नहीं है तो एटलीस्ट आ सकते हो क्लास में। स्कूल में क्लास में क्या आपको डाउट होता है या आपको कुछ समझना होता है तभी रहते हो, या पूरी क्लास रहती है तब सारे रहते हो प्रेजेंट? ऑब्वियसली सारे रहते हो। कई बार क्या होता है कि आपके माइंड में कोई क्वेश्चन नहीं है, बट हो सकता है कोई और बच्चा कुछ पूछ रहा हो, वो आपके माइंड में भी आ जाए। ठीक है, पेपर मैंने आपके साथ डिस्कस कर ही लिया था। लगभग आपके नंबर सही हैं। आउट ऑफ 20 मैनी ऑफ यू गॉट मोर देन 12 मार्क्स। ओके, तो अभी भी इम्प्रूवमेंट की बहुत ज्यादा जरूरत है। पेपर आसान सा था, इतना ज्यादा हार्ड भी नहीं था बेटा। ठीक है, तो देखो अब तक इस चैप्टर में हमने क्या पढ़ा है, एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं बेटा। सबसे पहले हमने पढ़ा कि व्हाट आर लिविंग, यानी कि लिविंग बीइंग्स क्या होते हैं। हमने कुछ कैरेक्टर्स पढ़े। ठीक है, जहां पे हमने 5 बेसिक कैरेक्टर्स की बात की कि वो ऑर्गेनिजम्स क्या जो लिविंग है उसमें सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन होगा, वो मेटाबॉलिज्म शो करेगा, वो ग्रोथ शो करेगा। ठीक है, वो रिप्रोडक्शन शो करेगा। आ रही बात समझ में? तो इस तरीके से बेटा हमने कुछ कैरेक्टर्स की। उसके बाद फिर हमने क्या पढ़ा? इसके बाद फिर हमने पढ़ा कि जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, वो बहुत ही वास्ट वेराइटी में हमारे पास अवेलेबल है। ठीक है, हमारी अर्थ पे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो लाइफ है वो वास्ट वेराइटी में, दैट इज बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, उस बायोडाइवर्सिटी को समझने के लिए हमने क्या किया बेटा? क्लासिफिकेशन किया। अब क्लासिफिकेशन की जरूरत क्यों पड़ी, हम कर चुके हैं। ठीक है, रिवाइज करना एक बार। और उसके साथ साथ जब क्लासिफिकेशन हमने की तो इसके साथ साथ फिर हमने क्या किया? अब क्लासिफाई कर रहे हैं तो ऑब्वियसली हमने एक स्टेप पढ़ा था वहां पे, नॉमेनक्लेचर, यानी कि नेमिंग। और लास्ट लेक्चर में बेटा मैंने आपको बताया था कि ऑर्गेनिजम्स के नेम कैसे दिए जाते हैं। तो वहां पे हमने बात की थी साइंटिफिक नेमिंग की, यानी कि साइंटिफिक नॉमेनक्लेचर की। ठीक है, जहां पे हमने कहा था कि बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर जनरली जो है हम फॉलो करते हैं। अब बाइनोमियल का मतलब बताया था कि हर ऑर्गेनिज्म के नाम में 2 वर्ड्स होंगे। फर्स्ट वर्ड जीनस को रिप्रेजेंट करेगा, सेकेंड वर्ड स्पीसीज को रिप्रेजेंट करेगा। इसके बाद कुछ रूल्स दिए थे साइंटिफिक नेम को लिखने के लिए। ठीक है, रूल्स में आपने बहुत सारे रूल्स पढ़े हैं। एक तो क्या पढ़ा है कि हमेशा जीनस आगे लिखा जाएगा, स्पीसीज पीछे लिखा जाएगा। जीनस की स्टार्टिंग कैपिटल लेटर से होनी चाहिए, स्पीसीज की स्मॉल लेटर से होनी चाहिए। अगर आप प्रिंट कर रहे हैं तो जो साइंटिफिक नेम है उसको हमेशा इटैलिक्स में प्रिंट करोगे। अगर उसको हाथ से लिख रहे हो तो जीनस और स्पीसीज को अलग अलग सेपरेटली अंडरलाइन करोगे। हाँ, तो ये कुछ रूल्स और रेगुलेशंस थे बेटा जो आपने पढ़े थे लास्ट क्लास के अंदर। ठीक है, इसके साथ साथ मैंने आपको बताया भी था कि अलग अलग साइंटिस्ट के बारे में कि किसने क्या प्रपोज किया। ठीक है ना, बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर के बारे में कॉन्सेप्ट किसने रखा, उसके प्रपोजल किसने दिया। तो बहुत सारी चीजें मैंने आपको करवाई थी बेटा, नीट पॉइंट ऑफ व्यू से भी कवर करवाया है। अब आज देखो, ये जो साइंटिफिक नेम होते हैं, ये जो बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर कह लो या साइंटिफिक नेम, इनको कौन देता है बेटा? दे आर गिवन बाय बायोलॉजिस्ट। हमेशा बायोलॉजिस्ट इनको देते हैं। और जनरली ऐसा नहीं है कि मन में आया बायोलॉजिस्ट ने वही दे दिया, ऐसा नहीं होता। ठीक है ना, वो क्या वो करते हैं, वो पर्टिकुलर कुछ प्रिंसिपल्स और क्राइटेरिया का यूज करते हैं। सो दीज आर नेम्ड ऑन द बेसिस ऑफ सर्टेन एग्रीड प्रिंसिपल्स एंड क्राइटेरिया। क्लियर?
ठीक है। अब ये डिसाइड करने के लिए कुछ एजेंसीज भी है, ऐसा नहीं देखो अगर कुछ साइंटिस्ट को आपने जो है ऑर्गेनाइज कर दिया तो कितने सारे ऑर्गेनिज्म है, वो कैसे, वो तो हमेशा नाम ही देते रहेंगे और इतने सारे ऑर्गेनिज्म का नाम भी कैसे देंगे, है ना। तो बहुत ही वास्ट वेराइटी है हमारे पास, तो इसलिए हमने अलग अलग फैक्टर के लिए, अलग अलग टाइप के ऑर्गेनिज्म के लिए अलग अलग एजेंसीज बना दी। ठीक है, नाम क्या है देखो इनके। पहला है इंटरनेशनल कोड फॉर बोटेनिकल नोमेनक्लेचर। प्लांट्स की जब नेमिंग की जाती है तो ICBN, इंटरनेशनल कोड फॉर बोटेनिकल नोमेनक्लेचर, ये उनकी नेमिंग करते हैं। ठीक है, इसके बाद इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर, किसी पर्टिकुलर एनिमल की नेमिंग करनी है तो कौन करेगा यहाँ पे, साइंटिस्ट जो जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर से बिलोंग करते हैं, जूलॉजिस्ट जो होते हैं वो करते हैं। इंटरनेशनल कोड ऑफ नोमेनक्लेचर ऑफ बैक्टीरिया, ठीक है ना। अगर ICBN है तो बाय बोटेनिकल नोमेनक्लेचर, और ICNB है, N पहले है B बाद में, तो उस केस में क्या आएगा बेटा, नोमेनक्लेचर ऑफ बैक्टीरिया। सिर्फ वो बैक्टीरिया के बारे में पढ़ाई करते हैं, बैक्टीरिया की नॉलेज रखते हैं। इसके अलावा इंटरनेशनल कोड फॉर नोमेनक्लेचर फॉर कल्टिवेटेड प्लांट्स, ICNCP, ठीक है, जो प्लांट्स की आप कल्टिवेशन करते हो वो प्लांट्स। और अल्टीमेटली लास्ट में है इंटरनेशनल कोड फॉर वायरस नोमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन, ठीक है, ICVNP। क्लियर, ठीक है। अब देखो ये तो बात हुई एजेंसीज की, ठीक है ना। स्टार्ट करते हैं, ऐसे कौन सा मेन प्रिंसिपल है जिसको जनरली फॉलो किया जाता है, एंड दैट इज प्रिंसिपल ऑफ प्रियोरिटी। अब देखो बेटा, प्रिंसिपल ऑफ प्रियोरिटी क्या है। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, देखो नाम से ही पता चला, प्रियोरिटी यानी किसी चीज को पहले प्रेफरेंस देना, ठीक है। तो देखो पहले मैं हिंदी में समझा देती हूँ आपको। देखो जब नाम दिए जाते हैं तो जब उसका किसी भी ऑर्गेनिज्म का नाम बहुत पहले दिया गया, ठीक है, किसी ऑर्गेनिज्म का नाम सबसे पहले दिया गया, उसी को क्या माना जाता है, उसका फर्स्ट नेम माना जाता है। कुछ टाइम बाद हो सकता है वही सेम ऑर्गेनिज्म किसी दूसरी जगह पे किसी और इंडिविजुअल ने आइडेंटिफाई किया तो उसका नाम दूसरा रख दिया, ठीक है। अब क्वेश्चन उठता है कि हम उसको पहले वाले नाम से जाने या नए नाम से जाने, ठीक है। तो प्रिंसिपल ऑफ प्रियोरिटी क्या कहता है कि अगर पहला नाम वैलिड है अकॉर्डिंग टू रूल्स, जो रूल्स हम पढ़ रहे हैं या जो रूल्स साइंटिस्ट फॉलो करते हैं, ठीक है, तो अगर तो क्या है वो जो है आपका, आपने जो भी नाम जो है रिकॉग्नाइज किया है, ठीक है, या यूज किया है, फर्स्ट नेम जो भी है अगर वो वैलिड है, ठीक है, तो दूसरा नाम को कोई प्रेफरेंस नहीं दी जाएगी। फर्स्ट नेम इज मोर प्रेफरेबल, ठीक है। दूसरा उसके सिनोनिम का काम करेगा। आई बात समझ में, ठीक है ना, उसका सिनोनिम होगा ना कि उसका एग्जैक्ट नेम, ठीक है ना, ठीक है। और देखो जनरली जो है ये जो बायनोमियल नोमेनक्लेचर का जो कॉन्सेप्ट है कार्लस लिनियस ने जो दिया था, ठीक है ना, ये जो बायनोमियल नोमेनक्लेचर का जो कॉन्सेप्ट है बेटा, तो जो लिनियस की बुक थी सिस्टम ऑफ नेचर 1758 के अंदर इन्होंने जो उसका 10th एडिशन था उसमें बहुत सारे नाम यूज किए हैं जनरली, ठीक है ना। तो उससे पहले कोई नाम ऐसा कुछ रिकॉग्नाइजेशन का कोई काम नहीं था, तो हम मानते हैं कि उनकी बुक में जो नाम पहले दिए थे लगभग वही लिए जा रहे हैं, आज भी यूज किए जा रहे हैं। कुछ एक की जो नई डिस्कवरी हुई है उसमें अगर मेंशन नहीं है तो वो जो नए नाम लिखे गए हैं वो यूज हो रहा है, बट उस टाइम तक जो जो चीजें डिस्कवर हो चुकी थी उनके नाम आज भी हम वही यूज करते हैं, ठीक है। हाँ, लेकिन अगर उनका नाम वो वाला वैलिड नहीं था, ठीक है, तो फिर उसको हटा दिया गया। अब देखो हम समझते हैं लैंग्वेज के फॉर्म में, इफ फर्स्ट नेम गिवन टू द ऑर्गेनिज्म इज वैलिड, अगर किसी ऑर्गेनिज्म को दिया हुआ पहला नाम वैलिड है, किस लिए वैलिड है, इन टर्म्स ऑफ रूल्स की टर्म्स में, ठीक है, दैट विल बी कंसिडर्ड एट द फर्स्ट प्रेफरेंस, और उसको पहली प्रेफरेंस दी जाएगी, उसको फर्स्ट नेम माना जाएगा, ठीक है। अनदर एनी अदर वैलिड नेम गिवन आफ्टर दैट, अगर उसके बाद कोई और वैलिड नाम दिया जाता है, ठीक है, देन इट विल बी कंसिडर्ड एज सिनोनिम, तो उसको क्या कहेंगे हम, सिनोनिम कहेंगे। जैसे देखो एक फंगस है एल्ब्यूगो कैंडिडा, इसके दो नाम हैं, पहला नाम जो था ये फर्स्ट नेम है, ठीक है ना, एल्ब्यूगो कैंडिडा, तो ये वैलिड रहेगा, ठीक है, ये फर्स्ट नेम के फॉर्म में इसको हम जो है रिकॉग्नाइज करेंगे, फर्स्ट नेम। लेकिन जो सेकंड नेम है, ठीक है, सिस्टेपस कैंडिडा,
that is synonym of the first name, not this particular name. ठीक है, आई बात समझ में? तो इस तरीके से बेटा हम प्रिंसिपल ऑफ प्रियोरिटी को फॉलो करते हैं। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो ये तो बात थी बाइनोमियल नोमेनक्लेचर की। ठीक है, आपने अब आपकी बुक में देखोगे बेटा, जब आप अपनी एनसीईआरटी खोलोगे या किसी और जो है फ्रेशर रिफ्रेशर बुक को खोलोगे, ठीक है, तो वहां पे बेटा आपको ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर भी देखने को मिलेगा। ठीक है, क्या देखने को मिलेगा? ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर। ठीक है, ये ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर के अंदर क्या होता है, यहाँ पे इंडिविजुअल के नाम में 3 वर्ड्स होंगे। ठीक है, बाइनोमियल में 2 वर्ड थे, यहाँ पे कितने नाम में कितने अक्षर होंगे, कितने शब्द होंगे, सॉरी कितने होंगे? 3। पहला किसको रिप्रेजेंट करेगा बेटा? जीनस को। दूसरा किसको रिप्रेजेंट करेगा? स्पीसीज को। यहां तक तो हुआ ये बाइनोमियल। और तीसरा किसको रिप्रेजेंट करता है? सब स्पीसीज या वेराइटी को। ठीक है, कई बार स्पीसीज में भी छोटा ग्रुप होता है, हालांकि हम उसको कंसीडर रेयर ही करते हैं, बट कई बार ऐसी सिचुएशन भी आ जाती है। ठीक है ना, तो हमें कंसीडर करना पड़ता है। तो उस केस में वो उसकी सब स्पीसीज या वेराइटी को जो है कंसीडर कर रहा है। ठीक है, वेराइटी हम प्लांट्स में लेते हैं और जनरली सब स्पीसीज हम एनिमल्स में लेते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें इंडियन क्रो की, इंडियन क्रो, इसका साइंटिफिक नेम अगर ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर में दो तो क्या आएगा? कॉर्वस स्प्लेंडेंस, स्प्लेंडेंस। ठीक है, तो बेटा यहाँ पे 3 नाम है। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर में देते तो यहां तक देते। ठीक है, लेकिन अगर आप पूरा नाम लिख रहे हो तो आपने ऐसे लिखना है। ठीक है, तो दिस वन इज कॉर्वस। तो यहाँ पे कॉर्वस क्या है? कॉर्वस क्या है? जीनस है। स्पीसीज क्या है? स्प्लेंडेंस है। और जो सब स्पीसीज या वेराइटी है वो क्या हो गई? स्प्लेंडेंस। अच्छा, एक जगह मैंने आपको ये भी बताया था कि कई बार वेराइटी और सब स्पीसीज की बजाय किसका नाम होता है? साइंटिस्ट का भी नाम होता है। जिसमें मैग्नीफेरा इंडिका, उसके आगे लाइन वर्ड लगाया था LIMM। ठीक है, तो कई बार वो साइंटिस्ट को भी रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, एनसीईआरटी अगर बाइनोमियल नोमेनक्लेचर आपको मेंशन किया हुआ और तब लिखा हुआ है, तब तो बेटा यू विल गो विद द नेम ऑफ साइंटिस्ट। आपको नेम ऑफ साइंटिस्ट प्रेफर करना है। बट अगर ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर आ जाए तो आपने फिर उसको स्पीसीज या सब स्पीसीज बोलना, सॉरी स्पीसीज या वेराइटी बोलना। और ध्यान रखना, ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर किसने दिया था? इट वॉज प्रपोज्ड बाय लेमार्क। लेमार्क नाम के साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसको प्रपोज किया था। मैंने आपकी कॉपी में बहुत सारे नाम लिखे हैं, जैसे गोरिल्ला का दिया हुआ है। ठीक है, तो एक बार आप देख लेना साइंटिफिक नेम बेटा। ठीक है, अब देखो थोड़ा सा नीट पॉइंट ऑफ व्यू से लेके चलते हैं, क्योंकि कई बार थोड़ा सा डीप चला जाता है। ठीक है, थोड़ा सा हम इसको अलग से लेके चलते हैं बेटा। देखो कुछ वर्ड्स हैं दैट शुड बी क्लियर इन योर माइंड। आप जो बता रही हूँ दैट इज फॉर नीट। ओके, ये आपके सीबीएसई बोर्ड में, हालांकि सीबीएसई बोर्ड में कभी पूछा नहीं गया है, हाँ आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा जाता है। ठीक है, वर्ड है ऑटोनिम। ठीक है, वर्ड क्या है? ऑटोनिम। ऑटोनिम अगर आपको है बोल दिया तो इसका मतलब क्या है? स्पीसीज और सब स्पीसीज। ठीक है, दोनों सेम होती है। ठीक है ना, स्पीसीज और सब स्पीसीज क्या होती है बेटा? सेम होती है। तो उस टाइप के नाम को हम क्या बोलेंगे? ऑटोनिम बोलेंगे। जैसे कि आपने पढ़ा था कॉर्वस स्प्लेंडेंस, स्प्लेंडेंस है कि नहीं? तो यहाँ पे देखो आपको क्या दिखाई दे रहा है? आपको स्पीसीज और सब स्पीसीज का नाम क्या दिखाई दे रहा है बेटा? सेम दिखाई दे रहा है। ठीक है ना। नेक्स्ट इज टोटोनिम। टोटोनिम में क्या होता है बेटा? टोटोनिम, टोटोनिम, टोटोनिम में क्या होता है आपका? जीनस और स्पीसीज। ठीक है ना, ये सेम रहते हैं। जीनस और स्पीसीज क्या रहते हैं? बिल्कुल सेम रहते हैं, नाम बिल्कुल एक जैसा होता है। लेकिन ये क्या है? इट इज वैलिड फॉर जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। ठीक है ना, अगर जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर है तो वहां पे तो बेटा ये जो है वैलिड रहेगा।
ठीक है ना। लेकिन अगर हम बात करें किसकी, बोटैनिकल नॉमेनक्लेचर की, ठीक है, तो बोटैनिकल नॉमेनक्लेचर में इस तरीके से आपको कभी देखने के लिए मिलेगा नहीं, बिकॉज इट इज इनवैलिड फॉर बोटैनिकल नॉमेनक्लेचर। आई बात समझ में। एग्जाम्पल देख लेते हैं हम, ठीक है। अब यहाँ पे देखो बेटा, एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल में आपने नाम याद रखना है गोरिल्ला का, ठीक है, गोरिल्ला। तो इसका पूरा जीनस भी यही है, गोरिल्ला गोरिल्ला, और स्पीसीज भी यही है। हालांकि इसकी तो सब स्पीसीज भी सेम ही होती है, गोरिल्ला 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 बोलता। तो जब जीनस और स्पीसीज दोनों सेम हो तो उसको क्या बोलते हैं हम, टॉर्टोनिम। आया समझ में, ठीक है ना। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट टर्म जो है दैट इज होमोनिम। नेक्स्ट टर्म है होमोनिम, ठीक है। होमोनिम में क्या होता है बेटा, एक ही नाम दो ऑर्गेनिजम्स को दे दिए जाते हैं, ठीक है। होमोनिम, होमोनिम के अंदर क्या होता है, एक ही नाम दो इंडिविजुअल्स को दे दिया जाता है। When two different organisms have same specific name, two different organisms have same specific name, दो इंडिविजुअल हैं, ठीक है, और उनका स्पेसिफिक नेम जो है वो सेम है। जैसे प्रूनस डल्सिस, ठीक है ना। एक एग्जांपल लेते हैं, प्रूनस डल्सिस, DULI, प्रूनस डल्सिस, ठीक है ना। प्रूनस डल्सिस जो है बेटा, इसमें क्या है, ये किसका नाम है, इस नाम से हम दो पर्टिकुलर ऑर्गेनिजम्स को जानते हैं। एक तो आपका एलमेंट, एलमेंट का भी यही नाम है, और प्लम का भी यही नाम है, प्लांट्स हैं दोनों, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो ऐसे नेम इनवैलिड होते हैं, जब एक ही नाम दो ऑर्गेनिज्म को दे दिया जाता है तो इनवैलिड होता है, ठीक है। तो इसमें जो नाम पहले किसी ऑर्गेनिज्म को दिया गया, क्योंकि ये नाम पहले एलमेंट का था, प्लम का भी यही रखा गया, बाद में पता चला कि ऐसा नाम एलमेंट का भी है, तो फिर अब उसको चेंज कर दिया गया है, ठीक है। एलमेंट का तो यही रखा, ठीक है, रूल्स के अकॉर्डिंग एलमेंट का नाम तो सेम रहेगा, लेकिन वहां पे इसका नाम बदल दिया है, जिसका नाम अब ये नहीं है, इसका एग्जैक्ट नाम होता है प्रूनस डोमेस्टिका, ठीक है। तो आपको बस टर्म का पता होना चाहिए, ये एकदम माइंड में क्लियर होनी चाहिए। हालांकि बहुत ही रेयर क्वेश्चन आता है बेटा, लेकिन आ जाएगा तो बाउंसर फॉर्म में आएगा, और वहां पे मैं नहीं चाहती कि मेरे पढ़ाए हुए बच्चे पीछे रहे, ठीक है। तो ये तो बात थी किसकी, कुछ टर्म्स की। अब देखो हम स्टार्ट करते हैं बेटा टैक्सोनॉमी से, ठीक है, कि टैक्सोनॉमी क्या होती है, कैसे क्या क्या पढ़ना है उसके अंदर आपको। अब देखो बेटा एक नई टर्म आई है आपके पास, दैट इज टैक्सोनॉमी, ठीक है। ध्यान करो, जब मैंने आपकी फर्स्ट क्लास ली थी, ठीक है ना, उस टाइम पे मैंने बताया था द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद स्टडी ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। तो जहां हम क्लासिफिकेशन की बात करते हैं दैट इज टैक्सोनॉमी, ठीक है। कई बार आपके पेपर में भी पूछा जाता है टैक्सोनॉमी क्या होता है, तो प्रोसेस ऑफ क्लासिफिकेशन, आप पूरा कंप्लीट क्या प्रोसेस फॉलो कर रहे हैं ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई करने में, वो पूरा का पूरा प्रोसेस क्या कहलाएगा बेटा, टैक्सोनॉमी। और बेसिकली यहाँ पे 4 स्टेप आप फॉलो कर रहे हैं, ठीक है ना। आई बात समझ में, बेसिकली यू आर फॉलोइंग 4 स्टेप्स। द फर्स्ट वन इज कैरेक्टराइजेशन, आपको कैरेक्टर्स की स्टडी करनी है। देन यू विल आइडेंटिफाई, आप आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि वो चीज है क्या, मिला रहे हैं, ठीक है ना, कैरेक्टर्स को देख के। अब जब आपको पता चल गया कि वो क्या है, आप क्या कहोगे, उसका नाम दोगे, नॉमेनक्लेचर दोगे, और अल्टीमेटली आपके पास जो आपकी पूरी की पूरी आपने पैटर्न बनाया हुआ है, एक सिस्टम जो बनाया हुआ है, उस सिस्टम में उसको क्लासिफाई करोगे। जैसे देखो, अगर मुझे कोई एक ऑर्गेनिज्म मिला, ठीक है, सबसे पहले मैं क्या पढ़ रही हूँ, उसके कैरेक्टर्स पढ़ रही हूँ, और कैरेक्टर्स में भी क्या पढ़ रही हूँ कि इसके अंदर बेसिकली किस टाइप के क्या क्या फैक्टर्स है। जैसे
मान लो, सपोज करो, जो ऑर्गेनिज्म मुझे मिला वो ऑर्गेनिज्म फोटोसिंथेसिस करता है, ऑटोट्रॉफिक है, ठीक है, वो ऑर्गेनिज्म मूव नहीं कर सकता, ठीक है, वो ऑर्गेनिज्म जो है उसका जो पर्टिकुलर स्ट्रक्चर है उसमें कोई हैंड नहीं है, कोई लेग नहीं है, कोई ऐसी जगह नहीं है जहां से आप खाना खिला रहे हो। कहीं ना कहीं ये कैरेक्टर्स से आप आइडेंटिफाई क्या कर रहे हो? अच्छा, मैंने ये भी कह दिया कि वो मल्टी सेलुलर है, वो बड़ा सा दिखता है ना, तो फिर आप क्या करोगे, आपको लगेगा कि हाँ ये कैरेक्टर्स किससे मिलते जुलते हैं? प्लांट्स से मिलते जुलते हैं, है ना। तो आपने कैरेक्टराइजेशन करनी है, अपने कैरेक्टर्स की स्टडी करनी है, दैट इज कैरेक्टराइजेशन। उसके बाद आपने आइडेंटिफाई किया कि ये है क्या, प्लांट है, एनिमल है, क्या है, इस तरीके से आइडेंटिफाई करना। अल्टीमेटली नॉमेनक्लेचर, अब आपने उसका नाम भी दे दिया कि ये तो प्लांट है, ठीक है, लेकिन प्लांट में भी बेटा बहुत सारे टाइप के प्लांट्स हैं, ठीक है, तो आप उसका एक नाम दोगे, ठीक है। जैसे पहले तो साइंटिस्ट के नाम पे दिए जाते थे, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे रीजन को प्रेफर किया गया। जैसे जनरली स्पीसीज का नाम रीजन के बेस पे होता है। जैसे रोज का क्या नाम होता है? रोजा इंडिका। इंडिका वर्ड इंडियन वेराइटी है, ठीक है, तो इंडिका जहां भी लगा मिले तो इंडिया से रिलेट कर रहा है वो, तो ऐसे कुछ रूल्स होते हैं, ठीक है। तो जो आपने जो भी चीज दी उसका एक साइंटिफिक नेम दिया और अल्टीमेटली फिर आपने उसको अपनी क्लासिफिकेशन में डाला कि ठीक है प्लांट है, मान लिया, ठीक है, नाम दे दिया आपने उसका, लेकिन अब एग्जैक्टली कौन सा प्लांट है? एल्गी है, ब्रायोफाइटा है, टेरिडोफाइटा है, या जिम्नोस्पर्म है, या एंजियोस्पर्म है। फिर उसके बाद ये तो आपने बात की किसकी क्लास जो है, आपने अलग अलग डिविजन्स की। फिर आप देखोगे कि हर डिवीजन में भी क्लास बनी हुई है, आगे पढ़ेंगे इन सब के बारे में, ठीक है। तो आप ऐसे क्लासिफाई करते हुए चलेंगे उसको, दैट इज क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन हम डीपली पढ़ेंगे बेटा, ठीक है। नॉमेनक्लेचर हम कर चुके हैं, ठीक है। तो देखो टेक्सोनॉमी अब आपके माइंड में क्लियर होनी चाहिए, टेक्सोनॉमी वर्ड का मतलब क्या है, ठीक है। ये जो टर्म टेक्सोनॉमी है दैट वाज गिवन बाय ए कैंडोल, साइंटिस्ट का नाम है, ठीक है ना, ए कैंडोल नाम के साइंटिस्ट थे जिन्होंने दिया था। और फादर ऑफ टेक्सोनॉमी जिन्होंने सबसे ज्यादा काम किया दैट इज कार्लस लिनियस, ठीक है। तो ये नाम आपको अच्छे से याद होना चाहिए कि किसने दिया था। अब देखो ये जो टैक्सोनॉमी है बेटा, ये टैक्सोनॉमी ऐसा ही नहीं कि मन में आया वैसे दे दिया, ये इंटरनल और एक्सटर्नल कैरेक्टर्स के बेस पे होती है, प्लस डेवलपमेंट ऑफ द स्पीसीज के बेस पे होती है, उसके एनवायरमेंट की रेस्पेक्ट पे भी होती है, ठीक है ना। तो बहुत सारे फैक्टर्स हम इंक्लूड करते हैं एट द टाइम ऑफ टैक्सोनॉमी, ठीक है, आया समझ में, ठीक है ना। तो दिस वन इज टैक्सोनॉमी। नेक्स्ट टर्म जो है दैट इज सिस्टेमैटिक्स, ठीक है। नेक्स्ट टर्म जो आपको याद करनी है बेटा आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, या आपको जो पढ़नी है इस चैप्टर में, दैट इज सिस्टेमैटिक्स, ठीक है, सिस्टेमैटिक्स। अब ये जो सिस्टेमैटिक वर्ड आया है, सिस्टेमैटिक्स, ये वर्ड कहां से आया है बेटा? एक लैटिन वर्ड है सिस्टेमा, ठीक है। सिस्टेमा का एग्जैक्ट मीनिंग क्या होता है? सिस्टेमा का इसका मतलब होता है सिस्टमैटिक अरेंजमेंट या ऑर्डरली अरेंजमेंट। क्या मतलब होता है? सिस्टमैटिक अरेंजमेंट या ऑर्डरली अरेंजमेंट, दोनों सेम ही है। देखो नाम से ही पता चला, सिस्टम में लाना किसी चीज को, एक पर्टिकुलर पैटर्न में लाना किसी चीज को, दैट इज सिस्टमैटिक, है ना। तो सिस्टमैटिक का मतलब क्या होता है बेटा? एक सिस्टम में लाना, एक पर्टिकुलर अरेंजमेंट हमने की, ठीक है। तो देखो ये वर्ड जो है सबसे पहले कार्लस लिनियस ने ही यूज किया था। सिस्टमैटिक्स का मतलब जो भी चीज आपके पास, जिसकी भी आप क्या कर रहे हो, टेक्सोनॉमी कर रहे हो, उसको उसके एवोल्यूशनरी पॉइंट के साथ उसकी टेक्सोनॉमी करना। मतलब ये जो सिस्टमैटिक है इसमें दो वर्ड इंक्लूडेड है, टेक्सोनॉमी तो है ही है, यानी कि आपने वो 4 स्टेप तो फॉलो करने ही करने हैं, प्लस एक और चीज इसमें इन्वॉल्व है, फाइलोजेनी। फाइलोजेनी का मतलब जब आप ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई कर रहे हो तो आप उसके एवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू को भी कंसीडर करोगे। इवोल्यूशन मतलब पीछे से उसकी स्पीसीज में क्या क्या चेंजेस होते आ रहे हैं, किस किस ऑर्गन में, किस किस पार्ट में क्या क्या चेंज हो रहे हैं, किस किस कैरेक्टर में, तो आप उसको एवोल्यूशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी देख रहे हो। जैसे देखो मैंने आपको कई बार पता नहीं ये वर्ड बताया है नहीं, शायद आपकी क्लास में शायद पहली बार यूज कर रही हो और नहीं भी कर रही हूँ,
मतलब अगर पहले भी किया है तो भी देख लो। एक वर्ड बता था मैंने, परम, ठीक है ना, पाइसेस, पाइसेस, ठीक है, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, एव्स एंड मैमल्स। ये क्या है, ये 5 टाइप के क्या है, 5 टाइप के कॉर्डेट्स हैं। कॉर्डेट्स बेटा 9th क्लास में इतनी डाइवर्सिटी तो पढ़ी होगी। कॉर्डेट्स यानी जिसके वर्टिब्रल कॉलम होती है, अभी तो यही समझ लो, आगे डीपली पढ़ाएंगे, ठीक है। तो ये 5 टाइप के क्या है, ऑर्गेनिजम्स। अब देखो ये फिशेज हैं, पाइसेस किसको बोलते हैं बेटा, फिशेज को बोलते हैं। एम्फीबियंस में वो आ जाते हैं जो पानी और टेरेस्ट्रियल लाइफ, एक्वेटिक और टेरेस्ट्रियल लाइफ दोनों में रहते हैं। रेप्टाइल्स वो जो आपके डेजर्ट वाले एरिया में रहते हैं जहां पे पानी की कमी होती है, जीरोफिटिक कंडीशन में। एव्स जो फ्लाई कर सकते हैं, और मैमल्स जो जिनके अंदर मेमरी ग्लैंड्स होते हैं, मिल्क सिक्रेटिंग ग्लैंड्स होते हैं। तो ये 5 ग्रुप आपने बनाए। तो जब आपने ये ग्रुप बनाए, इनका नाम दिया, दैट इज टेक्सोनॉमी। उसको क्या बोला आपने, टेक्सोनॉमी। लेकिन अब ये जो आपने अरेंजमेंट की है बेटा, ये अरेंजमेंट ऐसे ही नहीं की। पाइसेस आप यहाँ पे भी तो लिख सकते थे, पाइसेस आप यहाँ पे भी तो लिख सकते थे, लेकिन आपने इसको पहले क्यों लिखा, क्योंकि आपने क्या देखा, आपने पढ़ा है, पूरा इसका इवोल्यूशन देखा है कि सबसे पहले जैसे जैसे लाइफ आती गई, जैसे जैसे टाइम स्पेंड हुआ, तो ऐसा नहीं कि मैमल्स अपने आप बन गए, पहले ये बने थे। हालांकि आज भी एग्जिस्ट कर रहे हैं, बट बने ये थे पहले। फिर धीरे धीरे इनमें कोई चेंज आया। लाइफ पहले पानी में आई थी, ठीक है ना, पानी से धीरे धीरे कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे थे जो लैंड पे भी आना स्टार्ट कर दिया जिन्होंने, ठीक है। इसके बाद उन्हें हमने क्या नाम दे दिया, उन्हें हमने नाम दिया एम्फीबियंस, ठीक। इसके बाद रेप्टाइल्स। अब क्या है, कुछ ऐसे हो गए जो कंप्लीटली लैंड पे रह सकते थे और पानी की कमी को भी सहन कर सकते थे, तो उसको रेप्टाइल्स नाम दिया, ठीक है। अब धीरे धीरे रेप्टाइल्स से 2 ब्रांचेस निकली। कुछ ऐसे रेप्टाइल्स जो उड़ सकते थे, उन्हें बर्ड्स कहा गया, ठीक है। तो उनकी बॉडी में टाइम के साथ कुछ चेंजेस होते जा रहे हैं, जिससे एक नई स्पीसीज, एक नया पार्ट, एक नए टाइप के ऑर्गेनिज्म डेवलप कर रहे हैं। और इसी टाइप से जो एव्स है, इसी टाइप से रेप्टाइल्स से ही क्या आए हैं, आपके मैमल्स आए हैं। तो मैमल्स आर वेरी कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म, लेकिन ऐसा नहीं है कि जैसे लाइफ आई वैसे ही डायरेक्ट आपके पास मैमल तैयार हो गए। तो देखो, आप जब एवोल्यूशन को कंसिडर कर रहे हो कि कौन किसके बाद कैसे क्या आया है, आप उसके सारे कैरेक्टर्स को इवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू से ले रहे हो, ठीक है, देन इट इज नोन एज फाइलोजेनी। तो फाइलोजेनी का मतलब क्या होता है बेटा, एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को भी काउंट करना, ना सिर्फ क्लासिफिकेशन, लेकिन क्लासिफिकेशन के साथ साथ इवोल्यूशन को भी कंसिडर करना, इवोल्यूशनरी पॉइंट, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, ठीक है। एनसीईआरटी में लाइन टू लाइन पढ़ोगे तो आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी। यहाँ पे मैंने शॉर्ट फॉर्म में समझाया है। तो ये क्या हो गया बेटा, सिस्टेमैटिक्स का मतलब हुआ। तो टैक्सोनॉमी में आपका, सॉरी, सिस्टेमैटिक्स में आपकी टैक्सोनॉमी तो आती है, क्लासिफिकेशन तो आती है, बट इसके साथ साथ यू विल ऑल्सो कंसिडर फाइलोजेनी। क्लियर। अब ये जो सिस्टेमैटिक्स है, ठीक है ना, सिस्टेमैटिक बेटा 2 टाइप की होती है। हालांकि इतना आपकी बुक में नहीं दिया है, ठीक है, लेकिन आपको कंसीडर करना है। एक तो होती है डेस्क्रिप्टिव सिस्टमैटिक्स या ओल्ड या क्लासिकल सिस्टमैटिक्स, ठीक है ना, ओल्ड या क्लासिकल सिस्टमैटिक्स, इसी को हम डेस्क्रिप्टिव सिस्टमैटिक्स भी बोलते हैं। डेस्क्रिप्टिव, डिस्क्राइब कर रही है जो, ठीक है। 3 नेम है, ओल्ड, क्लासिकल, डेस्क्रिप्टिव, 3 नाम है, ठीक है। एक होती है आपकी मॉडर्न, या इसी को हम बोलते हैं बायोसिस्टमैटिक्स। एग्जैक्ट नेम क्या लोगे, बायोसिस्टमैटिक्स। क्लियर। तो देखो, बायोसिस्टमैटिक्स और डेस्क्रिप्टिव सिस्टमैटिक ये पहले की क्लासिफिकेशन है, ये पहले यूज की जाती थी। इसमें बेटा सिर्फ बेस्ड ओनली ऑन मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स, बेस्ड ओनली ऑन मोर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स। मोर्फोलॉजिकल का मतलब एक्सटर्नल अपीयरेंस, ठीक है। सिर्फ आप बाहर से देख रहे हैं ऑर्गेनिज्म को, पूरा कंप्लीट उसकी फिजियोलॉजी, उसका सब कुछ कंसिडर नहीं कर रहे हैं, उसकी फंक्शनिंग, उसका रहन सहन, सब कुछ कंसिडर नहीं कर रहे हैं। तो जब हम सिर्फ मॉर्फोलॉजी को बेस बना के और चीजों को क्लासिफाई करते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं,
क्लासिकल सिस्टमैटिक्स या डिस्क्रिप्टिव सिस्टमैटिक्स। ठीक है, इसका जो कॉन्सेप्ट है ये दो साइंटिस्ट ने मिलकर दिया था बेटा, एक तो एरिस्टोटल और दूसरे थे कैरलस लीनियस। ठीक है, आई बात समझ में, किसने दिया था ये? एरिस्टोटल, फादर ऑफ बायोलॉजी। ठीक है, फादर ऑफ जूलॉजी भी बोलते हैं। एरिस्टोटल प्लस कैरलस लीनियस ने दिया था। ठीक है ना, और इन्होंने एक कॉन्सेप्ट भी दिया था, स्पीसीज के बारे में भी हमें बताया था, स्पीसीज क्या होती है उसके बारे में थोड़ा बहुत बताया भी था। ठीक है, मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स के बेस पे, तो यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन को स्पीसीज बताया था इन्होंने। मॉडर्न में क्या होता है, मॉडर्न सिस्टमैटिक के अंदर बेटा केवल एक कैरेक्टर को ना लेके हम बहुत सारे कैरेक्टर्स को कंसिडर करते हैं, जैसे मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स। ठीक है, इसके अलावा जेनेटिक कैरेक्टर, जेनेटिक्स को भी आप साथ में लोगे। उसके सेल के बारे में जो चीजें हैं, साइटोलॉजिकल कैरेक्टर्स। ठीक है, उसकी इकोलॉजी को आप कंसीडर करोगे। इकोलॉजी, उस इकोलॉजी का मतलब उसके एनवायरनमेंट से भी आप उसको रिलेट करोगे। ठीक है, आई बात समझ में। उसका जो बायोकेमिकल नेचर है उसके सेल के अंदर, वो भी आप कंसीडर कर रहे हो। तो बहुत सारी चीजों को मिला के जब आप कंप्लीट सिस्टमैटिक करते हो, ठीक है, कंप्लीटली आप क्लासिफिकेशन करते हो सभी चीजों को कंसीडर करके, तो वो क्या कहलाती है आपकी? मॉडर्न और न्यू और बायो सिस्टमैटिक। इन्होंने जो कॉन्सेप्ट दिया, इन्होंने तो सिर्फ स्पीसीज का कॉन्सेप्ट दिया था, यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट दिया गया वो सब स्पीसीज भी आई। यहाँ पे उन्होंने सब स्पीसीज का भी कॉन्सेप्ट दिया, क्योंकि आप बहुत ज्यादा डीपली जाके क्लासिफाई कर रहे हो तो हो सकता है चीजें कुछ सिमिलर भी मिल जाए। तो सब स्पीसीज का और वेराइटी का कॉन्सेप्ट आपका मॉडर्न सिस्टमैटिक्स के अंदर आया है। आया समझ में? ठीक है ना, तो बेटा आज के लिए आप यही कर लो। अच्छा, जो मॉडर्न सिस्टमैटिक्स था दैट वाज गिवन बाय जूलियन हक्सले। ठीक है, किसने दिया था? जूलियन हक्सले नाम के साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसको दिया था। तो बेटा आज के लिए आप ये यहीं तक कर लो। कल का टॉपिक और परसों का टॉपिक बेटा कोई भी बच्चा मिस मत करना। अब आगे के जो टॉपिक्स है, 2-3 लेक्चर्स जो है, मेन एसेंस है इस चैप्टर का। ठीक है, अभी तक तो हम बेसिक्स कर रहे थे, अब एसेंस जो मेनली इस चैप्टर से जहां से क्वेश्चन आता है, ठीक है, मैं वो भी करवाऊंगी। तो लगभग 3 लेक्चर नहीं तो 4 या 5 लेक्चर के अंदर अंदर हो जाना चाहिए। वैसे तो 5 लेक्चर का ही था, पर थोड़ा सा डीप चले गए तो कोई बात नहीं। ठीक है, इस वीक में कोशिश करेंगे कि आपका चैप्टर ओवर हो जाए। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडेज लेक्चर बच्चों। थैंक यू।